हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्मृति आईएएस के वीकली करंट अफेयर्स में। और चलिए आज के दिन हम फिर शुरू करते हैं। जो पिछले लास्ट वीक की करंट अफेयर्स रही थी, इसमें हम कवर करने वाले हैं 27 से 31, या मोटा मोटा कहें तो हम 1 अप्रैल तक की करंट अफेयर्स में है जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नो प्रॉब्लम्स। पहले हम शुरू करते हैं इसमें। और इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के बारे में, ये बेसिकली एक ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितनी भी आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनको यूजीसी, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ये परफॉर्मेंस ऑब्जर्व करता है कि परफॉर्मेंस कैसी है इन यूनिवर्सिटीज़ की। जिन यूनिवर्सिटीज़ की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती है, उन यूनिवर्सिटीज़ को ये दर्जा दिया जाता है। इट्स लाइक अ कमेंडेशन, एक रिस्पेक्टफुल, कि ऑल ओवर दी यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में उनमें से ये टॉप मोस्ट हैं तमाम आयामों में। अब इसका फ़ायदा क्या है? इससे ये होता है कि जो इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशन करना चाहती है इंडिया में, तो वो ऐसे नहीं पूछेगी कि आपके यहाँ कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी चल रही है। वो डायरेक्टली इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस जो होते हैं, इनकी लिस्ट मांग लेगी और देख ली कौन से कोर्स वहाँ पे होते, तो अपना क्या कहते हैं, जो भी कोर्सेज चलाने या फिर जो भी इंटरेक्शन करना है, एमओयू करना है, ये कंटिन्यू कर लेगी। तो ये एक टैग है कि हाँ, ये इंस्टीट्यूट जो है बेस्ट है। ठीक है, आगे आते हैं। यूसी नोटिफाइड, ये 2017 की रेगुलेशंस हैं, इसके तहत करती है अपना नोटिफिकेशन इसके बारे में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को लेकर। बेनिफिट्स क्या होते हैं अगर यूजीसी ने आपकी यूनिवर्सिटी को ये टैग दे दिया या किसी भी यूनिवर्सिटी को दे दिया, तो फ़ायदा क्या होगा? पहला होगा, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो होंगे वो करीब 1000 करोड़ की फंडिंग देंगे इसको। 1000 करोड़ की फंडिंग मिलेगी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को एक्स्ट्रा, ताकि वो और अच्छी फैकल्टीज़ ला सके और अच्छी कोर्सेज ला सके, स्टेट ऑफ द आर्ट लैबोरेटरी सेटअप कर पाए, स्टेट ऑफ द आर्ट क्लासेस सेटअप कर पाए। ठीक है, पूरी अथॉरिटी देंगे एकेडमिक कोर्सेज के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी देंगे, मतलब काम करने के लिए। आगे है इसमें कंप्लीट फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होगी इंस्टीट्यूट्स को, मतलब पूरी तरह कैसे भी रन करना है आपको, बस मस्त करिए। टारगेट क्या है बेसिकली कि इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ को जो ऑलरेडी अच्छा काम कर रही हैं, उनको क्या कहते हैं, ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है, इनके लेवल पे लाना है। मतलब फुल ऑटोनॉमी है। अगर इनको मान लीजिए किसी प्रोफेसर को लाना है, प्रोफेसर को बुलाना है फॉरेन यूनिवर्सिटी से, तो ये कोई दिक्कत नहीं आएगी। अपनी पेमेंट से, अपने ही एडमिनिस्ट्रेशन से डीलिंग करके इसको बुला लेंगे या कोई बात कर लेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि वैसे आते नहीं हैं, आते सब जगह हैं। मगर वो भी प्रोफेसर अगर इंडिया आएगा तो उससे पहले पता रहेगा कि भाई जहाँ से मेरे को बुलाया जा रहा है, इनविटेशन आया है, वो बहुत ही रिस्पेक्टफुल यूनिवर्सिटी है। तो और लोग आएंगे, मतलब अच्छे अच्छे कॉलेजेस आएंगे। या जो बेसिकली साइंस की फील्ड में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है हमको फॉरेन नॉलेज की। ठीक है, साइंस की फील्ड में अब आसान रहेगा। अगर किसी इंस्टीट्यूट को हमने ये टैग दिया हो, तो हमारे लिए आसान रहेगा और इंस्टीट्यूट को जोड़ना। ठीक है, रोबोटिक्स है, स्पेस टेक्नोलॉजी है, इन सब में कोई इशू नहीं है। आगे आते हैं। मतलब ये सब तमाम फ़ायदे पढ़ लीजिएगा रिक्रूटिंग के लिए, फाइनेंशियली। फॉरेन स्टूडेंट्स देखिए, फ्रीडम टू एडमिट एडिशनली फॉरेन स्टूडेंट्स ऑन मेरिट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 30% ऑफ स्ट्रेंथ। मतलब 30% तक जो भी आपकी स्ट्रेंथ है पूरे कॉलेज की या कोर्स की, बेसिकली कोर्स की है हम, तो उसमें 30% आप फॉरेनर्स भी ला सकते हैं। ठीक है, फ्रीडम टू फिक्स एंड चार्ज फीस, मतलब फॉरेन स्टूडेंट से जितनी फ़ीस देना चाहते हैं आप फ्री हैं उसके लिए, मतलब गवर्नमेंट को इसमें आनाकानी नहीं करेगी आपसे। बहुत फ़ायदे होते हैं। ये आप ये समझ लीजिए कि जैसे कि एक होती है नॉर्मल मेंबरशिप, एक होती है प्रीमियम मेंबरशिप। तो ये प्रीमियम मेंबरशिप है आपकी। ठीक है, यूजीसी इंस्पेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू इंस्टीट्यूशन मैनेजर। देखिए, यूजीसी रेगुलरली इंस्पेक्शन करते रहता है यूनिवर्सिटी जा जाके। अब इसमें खास बात ये रहेगी, यूनिवर्सिटी में जो है यूजीसी अननेसेसरी कोई पंगा नहीं करेगा, है ना, पूरा अपना चलाते रहो मस्त होके। आगे आते हैं वायु प्रहार, एक्साइज डिफेंस की, बेसिकली इंडियन आर्मी एंड इंडियन फोर्सेस। ठीक है, अब इसमें देखो, ये जो डिफेंसेस होती हैं ये ज़रूरी थी फिल्म्स के लिए। आपको इसमें जो याद करना होता है कि कौन कौन करवा रहा है, मतलब इसमें पार्टिसिपेंट कौन कौन है। तो वायु प्रहार जो है, ये आपकी वायु प्रहार, ये इसमें आपकी वायु समझ लो आप, इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन एयरफोर्स। और प्रहार समझ लो इंडियन आर्मी। प्रहार एक तरीके से आर्मी के लिए शब्द है, प्रहार। तो ये रट लो, वायु प्रहार, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी। ठीक है, कहाँ पे करिए? एलएसी के पास में करिए। तो इसमें रटने का है सिर्फ प्रीलिम्स के लिए, बेसिकली डिफेंस एक्सरसाइज है। ठीक है, आगे आते हैं।
अभी जो हुआ था आपका IBA बॉक्सिंग वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो हुई थी इंडिया में, न्यू दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी? ये हुई थी न्यू दिल्ली में। इससे पहले कहाँ हुई थी? इससे पहले हुई थी टर्की में। इससे पहले हुई थी टर्की में। कब हुई थी? 2022 में। 2023 में कहाँ हुई है? न्यू दिल्ली में हुई है। कोई इशू नहीं है, आगे आते हैं। यहाँ पे देखेंगे ओवरऑल इंडिया के पास 4 मेडल मिले हैं इस बार। नीतू गंगास गोल्ड मेडल जीते उन्होंने, और निखत जरीन, ये पढ़ लीजिएगा, निखत जरीन है, ठीक है। लवलीना बोरगोहैन है, और स्वीटी बूरा है, ठीक है। अब इनकी डीप कैटेगरी याद करने की ज़रूरत तो है नहीं, मगर एक बार को आप ना, अगर मेरी एडवाइस माने तो आप प्लीज़ निखत ज़रीन जो हैं इनके आप जरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इन्होंने दूसरी बार ही जीता। और हमने असल में जो हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आप देखेंगे उसको, तो हमने ये वहाँ कवर करा हुआ था 2022 में भी, क्योंकि जो 2022 में इस्तांबुल में हुआ था, ये लिखा भी हुआ है इस्तांबुल में, जो 2022 में इस्तांबुल में हुआ था, इसमें भी इन्होंने जीता था, और 2023 में जीता है। मतलब लगातार इन्होंने 2 बार ये अपनी विजय जीता है इन्होंने। तो इनके बारे में याद कर लीजिएगा कि इनको कौन सी कैटेगरी में मिला है, मैं लिखा हुआ है बेसिकली इसमें ही कौन सी कैटेगरी में मिल रहा है। दूसरी बात है, ये फर्स्ट इंडियन वुमेन बॉक्सर हैं मैरी कॉम जी के बाद जो 2 गोल्ड मेडल वर्ल्ड चैम्पियनशिप पहले आई हैं, ठीक है ना। मैरी कॉम, मतलब सोचिए आप, मैरी कॉम कितना बड़ा नाम है हमारे देश के लिए। उनके बाद, ठीक है, निखत जरीन, आप जरीन बिल्कुल याद कर लीजिए, ये मेरे ख्याल से आने वाली आगामी परीक्षाओं में देखा जाएगा, ठीक है। और स्वीटी बोरा जी भी, इन्होंने भी अच्छा काम करा है। मतलब सारे प्लेयर अच्छे हैं बेसिकली, हम किसी को बुराई नहीं कर रहे हैं। अंजी खान ब्रिज जो ही अभी आपका हाल ही में इनाग्रेशन, इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बेसिकली इनाग्रेशन ही कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और रेल मंत्री जी भी हमारे वहाँ गए थे विजिट करने के लिए। ये इट इज़ द फर्स्ट केबल स्टेड रेलवे ब्रिज इन इंडिया, पूरे भारत का पहला केबल पे, पूरी तरह केबल पे रुका हुआ ब्रिज होगा जम्मू कश्मीर में। और ये बेसिकली उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाया जा रहा है, कटरा और रियासी डिस्ट्रिक्ट में। अगर मैं बात करूं, यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट का नाम आ रहा है रियासी। क्या आप लोग को पता है रियासी डिस्ट्रिक्ट क्यों है फेमस? एक और चीज़ के लिए हाल ही में करंट अफेयर्स में आया था, सोचिए एक बार, फिर मैं बोलूँगा। लिथियम, लिथियम के यहाँ पे बहुत बड़े बड़े भंडार पाए गए हैं लिथियम। तो ठीक है ना, याद रखिएगा, रियासी डिस्ट्रिक्ट एंड अंजी खान ब्रिज और लिथियम दोनों के लिए फेमस है। हाल ही में करंट अफेयर्स में था लिथियम को लेकर, कोई इशू नहीं आ गया जी। राइट टू हेल्थ को लेकर एक चीज़ है, बड़ा अच्छा इशू था, हालांकि कोई नेशनल इशू तो नहीं बना ये वाला। राइट टू हेल्थ बेसिकली राजस्थान में कुछ डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट करा था। द रैली टू डिमांड एक्ट्स विड्रॉल, प्राइवेट डॉक्टर्स हैव थ्रेटन्ड दैट द हॉस्पिटल विल नॉट बी पार्ट ऑफ एनी हेल्थ स्कीम स्टेट गवर्नमेंट फ्यूचर। गवर्नमेंट मेडिकल, देखिए राइट टू हेल्थ एक्ट जो है ना, ये राजस्थान में पास किया गया था। इसमें बहुत सारी बातें की गई थी जिसमें डॉक्टर्स को बड़ी दिक्कत हो रही थी, ठीक है। डॉक्टर्स को जो राइट टू हेल्थ, देखिए राजस्थान में भी हाल ही में आपने देखा बहुत चर्चा में रहा है, क्योंकि राजस्थान स्टेट असेंबली बहुत से एक्ट्स पास कर रही है। एक कुछ अच्छे एक्ट भी पास करे हैं, जैसे कि आपका एडवोकेट्स को लेकर, एडवोकेट की प्रोटेक्शन को लेकर राजस्थान असेंबली में पास करा गया था, जो कि और किसी स्टेट में नहीं है, और किसी भी स्टेट में नहीं है। ये राजस्थान में कहीं ना कहीं एक चीज़ अच्छी लगी मुझे कि यहाँ की जो स्टेट असेंबली, ये बहुत सारे सेक्टर्स पे ध्यान रखती है अपने, ठीक है। अब उसमें, अब उसी में कंट्रोवर्सी ये आ गई कि राइट टू हेल्थ एक्ट पास किया गया था, उसमें डॉक्टर्स अभी तक करेंटली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है राजस्थान में ये आपका, ठीक है। इसको हम आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसमें एक बार आपको बताना चाहूँ कि असल में ये है क्या, जो ये प्रोटेस्ट का बात का हो रहा है, राइट टू हेल्थ, आपको सुनने में तो अच्छा लगेगा कि सर राइट टू हेल्थ तो सुनने में अच्छा लग रहा है, राइट टू हेल्थ तो राइट टू हेल्थ है। असल में जो राजस्थान स्टेट असेंबली में ये कह दिया है कि राइट टू हेल्थ के अंतर्गत किसी भी राजस्थान के व्यक्ति को, राजस्थान के निवासी को, जो राजस्थान में रह रहा है, वो कभी भी 24/7 कोई भी इमरजेंसी सुविधा किसी भी डॉक्टर से ले सकता है, ठीक है ना।
किसी भी डॉक्टर से ले सकता है और इसका उसे पैसा नहीं देना होगा। इसका उसे पैसा नहीं देना होगा। इमरजेंसी केस की बात कर रहा हूँ। और अगर इन केस उसने पैसा सही में नहीं दिया तो राजस्थान सरकार उसका पैसा रिएम्बर्स करेगी। अब डिटेल्स तो बहुत है, ऐसे मैं पूरी डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, मगर ये इसमें पंगा ये है कि डॉक्टर्स ये बोले कि भैया जब कोई बिना पैसे दिए हमारे हॉस्पिटल में बैठा रहेगा तो ये सही नहीं है। और सरकार कब तक रिएम्बर्स करेगी? सरकार के वैसे ही काम धीरे धीरे होते होते हैं, रिएम्बर्समेंट कब आएगा, कब हम उसको रिवर्स ऐसा लेंगे, ठीक है। दूसरी बात है, इससे ये एक दिक्कत ये हो जाएगी कि हर कोई अस्पताल में खड़ा हो जाएगा जाकर कि भाई हमें तो सरकार ने कहा है कि आप फ्री में इलाज करिए, ये इलाज फ्री में करिए, वो इलाज फ्री में करिए। तो ये बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होने वाला राजस्थान में। डॉक्टर ने भाई साफ मना कर दिया कि भाई नो, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा हम कुछ नहीं करने वाले हैं आपके साथ। कुछ जो करना है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करिए, हमें यहाँ प्राइवेट मत घुसिए इसमें आप, ठीक है ना। आगे आते हैं। मतलब चीज़ अच्छी थी मगर जो इन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा ही वो कर दिया, दिक्कत। स्मार्ट पीडीएस अगर हम बात करने वाले हैं, पीडीएस क्या है, देखो इसमें पढ़ लेना अपने आप कि स्मार्ट पीडीएस के बारे में क्या लिखा हुआ है। इसकी बेसिकली मॉडर्नाइज करना है इसको, आईटी सिस्टम्स जो हैं क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी से जोड़ना है। अगर हम बात कर रहे हैं कि ये जो इंडिया में आपका एनएफएसए है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, ये ज़रूरी है, ये मेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको उसमें ये पॉइंट ऐड करने को मिल जाएगा स्मार्ट पीडीएस के बारे में। इंडिया में बेसिकली जो पीडीएस सिस्टम है ये कई योजनाएं बना चुकी हैं इसके लिए, ठीक है। जैसे हम पढ़ते भी हैं 1997 में टीपीडीएस सिस्टम लाया गया था, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। टीपीडीएस टारगेटेड वाला था, ठीक है। उससे पहले 1992 में आरपीडीएस था, रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये बेसिकली जो पीडीएस है ना, जो अनाज सरकार देती है गांव में अंडर प्रिविलेज लोगों को, ये इस संचरण को, इस प्रोसेस को पीडीएस सिस्टम कहते हैं। मतलब गवर्नमेंट के गोदाम से निकल के राशन शॉप्स में जाना, फिर उस व्यक्ति को मिलना। तो इसको और एफिशिएंट करने के लिए गवर्नमेंट ने स्मार्ट पीडीएस कर दिया है। स्मार्ट पीडीएस के माध्यम से वो क्लाउड टेक्नोलॉजी और तमाम लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी आ रही हैं उससे हेल्प लेगी। आपके लिए ज़रूरी क्या है, इसमें जो योजना भारत सरकार की होती हैं स्टैटिक पोर्शन में से डायरेक्ट टीपीडीएस और आरपीडीएस हम पढ़ते हैं क्लासेस में, मैंने भी पढ़ाया हुआ है। तो ये बेसिकली बफर स्टॉक्स आपने पढ़ा होगा, बफर स्टॉक्स ये उसके लिए ज़रूरी होता है सिस्टम टीपीडीएस जो आपका है, ठीक है। फूड ग्रेन सप्लाई, और ये अब आप बात करें लेटेस्ट इसके बारे में तो तमाम भारत सरकार की जो योजनाएं हैं, अंत्योदय योजना, ठीक है। अंत्योदय योजना जो है AAY है, ये भी जुड़ी हुई है इससे। मतलब ये बेसिकली कहूँगी मेंस का ही है, ठीक है ना यार, प्रीलिम्स का मुश्किल ही है, ये मेंस का टॉपिक है। आपको कुछ जोड़ना पड़े तो उसमें आप ये कर सकते हैं। अगर सोल्यूशन मांगे आपसे कैसे पीडीएस को और एफिशिएंट कर सकते हैं, तो आप भैया ये स्मार्ट पीडीएस का आर्टिकल पूरा ऐसे ही लगा देना, आपका काम हो जाएगा। स्मार्ट राशन कार्ड दिए जाएंगे, इशूड बेनिफिशियल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड राशन गिवन थ्रू फेयर प्राइस शॉप्स। फिंगरप्रिंट लगाएंगे, बायोमेट्रिक करेंगे। नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? नोडल मिनिस्ट्री इसकी मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स है। और डिस्ट्रीब्यूशन G20 के बारे में अभी हाल ही में रामनगर उत्तराखंड में की गई थी G20 की मीटिंग। ये बेसिकली साइंस की थी, साइंटिफिक हेड्स की बहुत बड़ी मीटिंग थी ये। मतलब G20 में साइंस का जो पोर्शन है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट दिया हुआ है G20 के एजेंडा में। तो कहाँ हुई थी? रामनगर में हुई थी। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। G20 क्या होता है बताओ भाई? ये बेसिकली 1999 में खोजा गया था। ये बेसिकली पहले क्या था, ये आपका पहले G20 जो खोला गया था, शुरू किया गया था, ये जो जितने भी आपके सेंट्रल बैंक्स के गवर्नर्स और जो हेड थे प्लस फाइनेंस मिनिस्टर हर देश का, ये लोग पहले इसमें जाते थे G20 में। आपके अरुण जेटली जी भी कई बार, क्या कहते हैं, सॉरी अरुण जेटली बोल रहा हूँ मैं, एक नाम स्किप कर रहा हूँ, वो गए थे कई बार इसमें, ठीक है। तो ये बेसिकली पहले फाइनेंस बॉडी था सिर्फ, और ये बहुत बड़ी बॉडी G20 में कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ी बॉडी है, बहुत ज़रूरी बॉडी है अपने आप में। सारे मेन देश इसमें आ जाते हैं। मगर धीरे धीरे जब ये अच्छा काम करने लग गया और इसके रिस्पॉन्स भी अच्छा आने लगा था, तो ये डिसाइड करा गया कि भैया इसको अपना सिर्फ फाइनेंशियल बॉडी से हटा के इसे ग्लोबल बॉडी बना दो।
अब इसमें हेड कौन करने लगा था? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, अध्यक्ष है इसमें अब। तो बेसिकली जहाँ ये सिर्फ फाइनेंस की बातें कर रही थी, अब ये सारी बातें कर रही है। तभी देखिए कि आप आए दिन आपको अखबार में हाँ G20 की हर दूसरी खबर मिल रही है, इसमें तमाम बातें की जा रही हैं, साइंस की भी, डिप्लोमेसी की भी, दुनिया भर की बातें की जा रही हैं। वो बेसिकली कुछ नहीं है, G20 का आयाम बहुत बढ़ गया आज की तारीख में। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा अपने आप। G20 मेंबर कंट्रीज कौन सी? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, कोरिया, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्किया, UK, USA एंड यूरोपियन यूनियन। आगे आते हैं, ये बेसिकली आपके कंट्रीज़ हैं। बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि द G20 मेंबर्स रिप्रेजेंट 85% ऑफ ग्लोबल GDP, ओवर 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड एंड अबाउट 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। ठीक है ना, वर्ल्ड का 85% GDP इन्हीं देशों में से आता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी G20 के बारे में जानना। G20 के बारे में जानना, वैसे जितना मैं लिख दिया उतना काफ़ी है आपके लिए। अगर आप इतना भी किसी भी आंसर में लिखाओगे ना तो बहुत काफ़ी है, सफिशिएंट है। ठीक है, अब 2024 में किसको दी जाने वाली है? ब्राज़ील को दी जाने वाली। याद कर लो भाई, ये ब्राज़ील को 2024 में इसकी अध्यक्षता दी जाएगी। 2024 में ब्राज़ील को इसकी अध्यक्षता दी जाएगी। आ गया जी। ओशन करेंट्स को लेके एक बहुत बड़े टॉपिक आया हुआ था, हाल ही BBC में कवर करा था ये, और तमाम USGS ने भी कवर करा था। तो ये कहा जा रहा है कि अंटार्कटिका की जो आइस मेल्ट हो रही ग्लेशियर्स की, ये पानी का स्तर बढ़ रहा है, तो इससे ओशन करेंट्स में चेंज आ रहा है। जो हम पढ़ते हैं ना, गुलास करंट, बेंगुला करंट, ये जो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, साउथ अटलांटिक स्ट्रीम ड्रिफ्ट आपकी, तमाम कुरेशियो। तो उन्होंने ये कहा है कि जो अंटार्कटिक की बर्फ़ ग्लेशियर्स पिघल के समुंदर में जा रहे हैं, अब ये ओशन करंट्स का जो फ़्लो है, मैं इसे एक बार सीरियस करता हूँ। इन्होंने साफ साफ कहा है जो ओशन करंट्स का फ़्लो है, इस पे असर पड़ रहा है। ये फ़्लो मतलब देखो, चेंज तो जल्दी कभी नहीं होगा, मगर ये कहीं ना कहीं बदल रहा है, उससे फ़र्क पड़ेगा। जो हम बताते भी हैं आपको कि ओशन करंट से उस तरफ पड़ने वाले जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं आपके, उन कॉन्टिनेंट्स पे तमाम प्रकार की ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, जितने भी कॉन्टिनेंट्स पड़ रहे हैं, ओशन करंट्स ठंडी है, गर्म है, ये डिपेंड करवाती है वहाँ का क्लाइमेट कैसा होने वाला है। तो ये भी एक बड़ा साइंटिफिक इशू है। हालांकि ये अभी सिर्फ एक मोटी सी बात है। ये आप कहाँ ऐड कर सकते हैं, जब कोई भी क्वेश्चन ग्लोबल वार्मिंग का लेके आएगा और आपको वहाँ पे मेंशन करना पड़े कि ग्लेशियर्स के पिघलने से और क्या हो सकता है, जहाँ कोई 5 पॉइंट लिख रहा होगा, आप 6ठा पॉइंट ऐड कर देना कि ग्लेशियर से पिघलने से ओशन करेंट्स के फ्लो में चेंज आएगा, जिससे ओवरऑल हीट, ऑक्सीजन, कार्बन न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी चेंज होंगे वर्ल्ड में। जो ओशियानिक सर्कुलेशन है, जो गायरो सर्कुलेशन है, वो चेंजेस आएंगे उसमें। तो आपका मज़ा आ जाएगा, आंसर बढ़िया हो जाएगा एक बार में। ठीक है ना। न्यू लिटरेसी प्रोग्राम बेसिकली भारत सरकार ने नया शुरू करा है, एक और नई योजना। ठीक है, ये कुछ खास नहीं, बस समझने के लिए छोड़ दीजिएगा से आप। लक्ष्य योजना ये मैटरनिटी को लेकर है, याद कर लीजिएगा। जितनी भी मैटरनिटी वाले ज़रूरी हैं, ये फेवरेट है कमीशंस की, जितनी मैटरनिटी वाली योजना है। ये बेसिकली क्या है? इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ केयर इन लेबर रूम्स, रिड्यूस प्रिवेंटिबल मैटरनल। ये बेसिकली मदर और उसकी बेटे की बच्चे के जो भी बच्चा है उसकी हेल्थ के लिए ये योजना है। ठीक है, इसके अंदर क्या कवर होता है? अब देखिए, S2 भी MCQ आते हैं कोई स्कीम्स पे, तो A आएगा कि इट इज़ रिलेटेड टू मैटरनिटी हेल्थ, और B आएगा कि ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, इक्विवेलेंट हेल्थ फैसिलिटीज डेजिग्नेटेड आर इंक्लूडेड इन इट। तो हाँ, इसमें ऑल है, सारे सरकारी अस्पताल जो हैं, कॉलेजेस हैं, जिला अस्पताल हैं, CHC हैं, सब में ये योजना लागू कर दी गई है। ठीक है ना। ऐसे ही पूछता है कि ऑल है कि कुछ हैं, सम है। गोल इज टू रिड्यूस प्रिवेंटिबल मैटरनल एंड न्यू बॉर्न मोर्टेलिटी। गोल क्या है इसका? मैटरनल और न्यू बॉर्न मोर्टेलिटी को कम करना है। ठीक है, ओवरऑल आगे आते हैं। वाइस एडमायरल संजय जगजीत सिंह जी को अभी, ये बेसिकली आपके ये अपॉइंटमेंट है, ये अपॉइंटमेंट हुआ है नया भारत नेवी में। इनको नया वाइस चीफ नेवी का बना दी जाएगा। अभी नाम इनका आ गया है, कोई इशू नहीं है। आ गया जी। ओसिरिस रेक्स, ये बहुत ज़रूरी मिशन है, और नासा, ये बेसिकली ये पूरे अर्थ के बाहर ट्रैवल कर रहा था बहुत सालों से। मिशन वो लॉन्च इन 2016 से। अब ये जो एस्ट्रॉयड बेनू है,
जिसको साइंटिफिक रिसर्च करनी है आपको स्पेस नासा को, वो उसके सैंपल तोड़ के ला रहा है, ठीक है। और ये जो है आपका भारत में, सॉरी भारत बोल रहा हूँ मैं, इंडिया में, अर्थ में इसके सैंपल्स कलेक्ट किए, मतलब जो आएंगे ऊपर से, ये बेसिकली जो ला रहा है ना सैंपल्स, ये अपने वो पॉड कैप्सूल में ला रहा है, क्योंकि ऊपर पैराशूट वगैरह लगा होगा। ये जिसी धरती पे गिरेगा, समुंदर में मतलब ओशन में, जहाँ भी नासा ने गिराने के लिए प्लान करा होगा इसको, इसकी ट्रेजेक्ट्री वगैरह, वहाँ से इसको उठा लेंगे बोट के ज़रिए और अपनी स्पेस लैब में ले जाएंगे, वो जो नासा का फैसिलिटी है, और वहाँ पे इसके सैंपल में टेस्टिंग करेंगे ये मैटर क्या है इसके अंदर। बेसिकली एस्ट्रॉयड का सैंपल है ये, ठीक है ना। ओसिस-टेक्स मिशन है, एस्ट्रॉयड का सैंपल है, और ये नासा के न्यू फ्रंटियर्स प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। आगे जाइए डिफॉर्मेशन के बारे में, अभी जो राहुल गांधी का इशू हुआ था, पढ़ लीजिएगा इसको। जब डिफॉर्मेशन बेसिकली क्या होता है, डिफॉर्मेशन होता है किसी के बारे में आप पब्लिकली उसकी बेइज्जती करने के लिए कुछ बोल दें, पब्लिकली उसको आप कुछ हर्ट करने के लिए बोल दें उसको, और डिटेल में जाएंगे तो डिफॉर्मेशन कहते हैं हम, ठीक है ना। पब्लिकली किसी की हम जो है अगर डिफेम करने की कोशिश करें तो डिफॉर्मेशन हो जाता है। तो ये बस इतना ही काफ़ी, ये पक्का इस बार हो सकता है पूछ ले किसी भी एग्जामिनेशन में, हो सकता है यूपीएससी पूछ ले प्रीलिम्स में, तो ये पढ़ लीजिएगा अपने आप। ये कुछ कंडीशंस होती हैं। आगे आगे देखिए, आईपीसी के सेक्शन 499 में आता है, सेक्शन 499 में आईपीसी की ये डेफामेशन आता है। डेफामेशन में इतने काफ़ी है। फिर आगे आता है पार्लियामेंट, ये फेम स्कीम है आपकी, बेसिकली फेम स्कीम इलेक्ट्रिसिटी, जितने आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है, इसको लेकर है। फेम स्कीम के अंतर्गत जो टारगेट है वो बेसिकली इलेक्ट्रिक बसेस को चलाना, फेम 1 में था। चार्जिंग स्टेशंस मेन टारगेट है फेम स्कीम 2 का, जितने भी आपके चार्जिंग स्टेशंस हैं जब गाड़ियाँ चार्ज होंगी, इनको स्थापित करना है, चार्जिंग स्टेशंस को। और वैसे ओवरऑल अगर आप बात करें फेम स्कीम के बारे में, तो फेम स्कीम के अंतर्गत तो आपका जो है, फेम स्कीम के अंतर्गत आपका इलेक्ट्रिक बसेस हैं, इलेक्ट्रिक ईवी टेक्नोलॉजी की कार्स हैं, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है, ट्रेन्स हैं, इन सब को जोड़ने का टारगेट दिया हुआ था फेम स्कीम के अंतर्गत, जो आपकी FAME फेम स्कीम है, FAME। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जुड़ी हुई है। नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन के बारे में इसी में जिक्र करा गया है, नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन, डायरेक्टली आप इसको ऐड कर सकते हैं। फेम 2 या 3 ये सब्सिडी स्कीम, मतलब 2003 आपकी 3 साल की सब्सिडी स्कीम है। सेकंड फेज चल रहा है इसका भी बेसिकली, इसमें जिसमें पूरे आप देखेंगे आपके शहर में आजकल ऑरेंज कलर की बसेस बहुत घूम रही हैं। ऑरेंज कलर की जो बसें घूम रही हैं, जो आपको सिटी में ट्रैवल करा रही हैं यहाँ से वहाँ, मात्र 10-15 रुपये में, 10 रुपये में, जितना ऑटो वाले लेते हैं उतने पैसे ये भी लेते हैं, 15 रुपये में। ये फेम स्कीम की बसें हैं, ठीक है। जितनी भी आपके शहर में इस समय ऑरेंज कलर की बसें घूम रही हैं, ऑरेंज कलर की, जो मैं से ऑरेंज कर देता हूँ, हालांकि येलो हो रहा है मगर ऑरेंज समझ लेना इसको अभी के लिए। ऑरेंज जो बसें घूम रही हैं, ये आपकी बेसिकली जो फेम स्कीम है इसके अंतर्गत घूम रही हैं, ठीक है। इसमें भी अभी टारगेट इसमें ये है कि और बढ़ानी है, 7,000 से इलेक्ट्रिक बसें करनी है, 5 लाख इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स ऑटो को करना है, 55,000 इलेक्ट्रिक की गाड़ियाँ उतारनी है बाज़ार में, 55,000, और 1 मिलियन इलेक्ट्रिक 2 व्हीकल, जो इलेक्ट्रिक स्कूटीज, इलेक्ट्रिकल मोटरसाइकिल्स हैं, इनको मैन्युफैक्चरिंग करके बाज़ार में उतारना है। इसके लिए भारत सरकार ने कई मोटर एजेंसीज़ को, बजाज है, होंडा है, हीरो है, इन सबको सब्सिडी पे प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं, मतलब अलाउ करा हुआ है। अगर वो लेना चाहते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वगैरह लगवाना चाहते हैं तो उसके लिए भारत सरकार मदद करेगी। चार्जिंग स्टेशन लगाना चाहते हैं तो सब्सिडी मिलेगी, दिल्ली सरकार तो सब्सिडी दे रही है। अगर आप अपने घर के बाहर चार्जिंग स्टेशन लगाना चाहते हैं तो दिल्ली सरकार आपको एक कमर्शियल मॉडल पे ऑफ़र कर रही है। मैं क्लियर नहीं हूँ क्या कर रही है, मगर वो कमर्शियल मॉडल पे ऑफ़र कर रही है। एबल प्राइस के बारे में आते हैं, हाल ही में लुइस कफरैली जी को मिला है एबल प्राइस। ये बेसिकली आपका ये मैथमेटिक्स के लिए मिलता है एबल प्राइस, और ये बस रटने के लिए है। किन्हें मिला है? लुइस ए कैफरैली, लुइस जी को मिला है, लुइस जी को मिला है एबल, बिकॉज लुइस वॉज एबल टू डू मैथ्स वेरी गुड, ऐसे याद कर लेना। लुइस वॉज एबल टू डू मैथ्स वेरी गुड,
Lewis was able to do maths very good. Able, ABEL वाला able.